नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये जो करंट अफेयर की मैगजीन है, इसको पुनः एक बार आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। फरवरी 2025 का अंक है, जिसमें 2 दिसंबर 2024 माह का जो समसामयिक जो करंट अफेयर है वो दिया गया है। तो आज उसी क्रम में आज हम आर्थिक विकास और परिदृश्य के जो मुद्दे हैं उनको आपके समक्ष लेकर के आए हैं। इसमें बैंकिंग और वित्त, विदेशी व्यापार और एफडीआई, इन दो सेक्शंस को मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा इस वीडियो में। इससे पहले कि हम जो है अपना वीडियो शुरू करें, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, आर्थिक परिदृश्यों को देखते हैं। सबसे पहले जो बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है, लघु वित्त बैंकों को यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट लाइन बढ़ाने की अनुमति। 6 दिसंबर 2024 को आरबीआई ने लघु वित्त बैंकों को जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात यूपीआई के माध्यम से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन का विस्तार करने की अनुमति देने का प्रस्ताव दिया है। यानी अब जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो भी यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट लाइन की सुविधा दे सकेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में छोटे व्यवसाय, सूक्ष्म उद्यमियों और पर्सनल जो लोग हैं अथवा वंचित समूहों को जो है ये जो है वित्तीय समावेशन की ओर जो है महत्वपूर्ण कदम होगा। सितंबर 2023 में आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन को यूपीआई खातों से जोड़ने की अनुमति दी थी। कहने का तात्पर्य है कि जो क्रेडिट कार्ड है, अभी तक क्या होता था कि जब हमारा कोई सेविंग बैंक का खाता होता था उस पर जो हमारा डेबिट कार्ड इश्यू होता था उसको हम जो है यूपीआई खाते से जोड़ सकते थे। लेकिन कुछ समय पहले ही आरबीआई ने जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए आपका 50,000 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड है, तो उस 50,000 के जो लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड है उसको भी आप अपने यूपीआई अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। जो क्रेडिट कार्ड है वो एक प्रकार का पूर्व स्वीकृत ऋण है, जिसमें आप 50,000 रुपए तक की खरीदारी कर सकते हैं, तो उसको भी आप यूपीआई से जोड़ सकते हैं। तो अभी तक ये केवल जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए सुविधा थी। अब ये जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो क्रेडिट कार्ड हैं उन पर भी ये सुविधा मिलना शुरू हो गई है। यूपीआई के माध्यम से पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइनें ग्राहकों को सीधे प्लेटफॉर्म पर पूर्व अनुमोदित क्रेडिट तक पहुंचने की अनुमति देती है। यूपीआई के साथ क्रेडिट सुविधाओं, ओवरड्राफ्ट, खुदरा ऋण को एकीकृत करके यह पेशकश वित्तीय लेन देन को सुव्यवस्थित करती है और धन तक तत्काल पहुंच को सक्षम बनाती है। यूपीआई क्या है? यूपीआई जो है मोबाइल फोन के माध्यम से लेन देन करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई के द्वारा विकसित एक त्वरित वास्तविक समय भुगतान की प्रणाली है। ये जो सरकार ने फैसला लिया है आरबीआई ने, इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ यह होगा कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए उच्च तकनीक, कम लागत वाले मॉडल का लाभ उठा पाएंगे और यूपीआई पर ऋण की पहुंच का विस्तार करने में जो है एक सक्षम भूमिका निभाएंगे। जब क्रेडिट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो क्रेडिट कार्ड हैं उन पर भी जब यूपीआई रजिस्टर होने लगेगा तो स्वाभाविक रूप से और अधिक नंबर में यूपीआई का लोग प्रयोग करना शुरू करेंगे और देश में जो डिजिटल अर्थव्यवस्था को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है उसको जो है गति मिलेगी। यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट लाइन बढ़ाने की अनुमति से वित्तीय समावेशन का विस्तार करने, औपचारिक ऋण को जो है बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब आइए देखते हैं ये लघु वित्त बैंक क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है। तो ये लघु वित्त बैंकों का उद्देश्य मुख्य रूप से आबादी के वंचित और अल्प सेवित वर्गों के लिए बचत साधनों का प्रावधान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। एक क्वेश्चन देखते हैं लघु वित्त बैंकों के बारे में। तो लघु वित्त बैंकों का पंजीकरण कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में किया जाता है। इन्हें बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया जाता है। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। शहरी सहकारी बैंकों से परिवर्तित हुए जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक नए खुलेंगे उनके लिए 200 करोड़ की जो है इक्विटी की जरूरत पड़ती है। ये भी सही है बिल्कुल।
और लघु वित्त बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा वर्गीकृत प्राथमिकता क्षेत्रों को अपने समायोजित नेट बैंक ऋण में से 75% प्रदान करना आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि आरबीआई जिन जिन क्षेत्रों को घोषित करता है कि इनमें ऋण देना है, उनमें से 75% ऋण जो है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को उन्हीं क्षेत्रों में देना पड़ता है, जैसे कृषि आदि क्षेत्रों के लिए। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है यहां पर, इसका ऑप्शन होगा सी। अगला जो पॉइंट है इसमें वित्त और बैंकिंग वाले में, वो है विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक खातों पर ब्याज दर सीमा में वृद्धि। दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास में विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक जमा पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा में वृद्धि की घोषणा की है। यह निर्णय जो है 6 दिसंबर 2024 से लागू हो गया है और 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान बैंकों को नई अधिकतम ब्याज दरों का पालन करना होगा, सामान्य खातों पर नहीं। जो ये अनिवासी, जो ये प्रवासी भारतीय खाते खोलेंगे उनमें ये जो है अधिक जो है ब्याज दर मिलेगी। ये जो इस प्रकार के खाते जो होते हैं, इन्हें अनिवासी भारतीय अपनी कमाई को अमेरिकी डॉलर या ब्रिटिश पाउंड जैसी मुद्राओं में रख सकते हैं। इससे इनको जो विनिमय दर में उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। होता यह है कि जो देश के बाहर जो लोग रहते हैं, प्रवासी भारतीय हैं, चाहे वो एनआरआई हैं या किसी और तरीके से वहां गए हुए हैं, तो वो यहाँ पर जब खाता खोलते हैं तो वहां से तो वो डॉलर में पैसे भेजते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आकर के रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं और डॉलर और रुपए का रेशियो ऊपर नीचे होता रहता है। तो कभी तो उनको कुछ लाभ हो जाता है और कभी कुछ हानि हो जाती है। तो सरकार ने सुविधा उपलब्ध कराई है इस प्रकार के खाते कि जिसमें आप डॉलर में पैसा भेजेंगे तो वो यहाँ डॉलर में ही सुरक्षित रहेगा। तो इसमें जो रुपए और डॉलर के अनुपात में या रुपए और पाउंड के अनुपात में जो उतार चढ़ाव है उसका जो है नुकसान नहीं होता है। इसका उद्देश्य क्या है? जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनको अधिक रिटर्न प्राप्त होगा, जिससे वो अपने ही देश में निवेश की ओर आकर्षित होंगे। इसके क्या लाभ होंगे? बैंकों के लिए क्या लाभ होंगे? बैंकों के लिए जमा राशियों पर अधिक प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों की पेशकश करने का अवसर मिलेगा, जिससे वो अधिक से अधिक जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे। चूंकि एनआरआई अपनी बचत को सुरक्षित और लाभदायक तरीके से निवेश करने की तलाश में रहते हैं, इसलिए उच्च ब्याज दरें जमा राशियों को अन्य निश्चित आय उत्पादों की तुलना में अधिक आकर्षक बना सकती हैं। तो बैंकों के लिए लाभकारी है कि उनको अधिक से अधिक जो है उनके पास डिपॉजिट आएंगे। एनआरआई के लिए क्या फायदा है? ब्याज दरों पर बढ़ी हुई सीमा सीधे उन लोगों को लाभान्वित करेगी जो मुद्रा के उतार चढ़ाव के बिना भारतीय बाजार में निवेश करना चाहते हैं। इसमें विदेशी मुद्रा में अपने पैसे रखकर विनिमय दर के जोखिम को कम कर सकते हैं और एनआरआई को जो मिलने वाला ब्याज होता है भारत में वो टैक्स फ्री होता है। अगला देखते हैं, टी बिल के माध्यम से सरकार को बाजार ऋण। 27 दिसंबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने ट्रेजरी बिल की नीलामी के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य टी बिल के जरिए सरकार को बाजार ऋण प्रदान करता है, अर्थात सरकार को अगर धन की जरूरत होती है तो वो ट्रेजरी बिल जारी करते हैं और उसको लोग खरीदते हैं और सरकार को एक प्रकार से धन उपलब्ध हो जाता है अपनी योजनाओं को चलाने के लिए, और सरकार एक उस पर निश्चित मात्रा में ब्याज भी वापस करती है मूलधन के साथ साथ। आरबीआई के अनुसार सरकार ट्रेजरी बिल के जरिए बाजार से 3.94 लाख करोड़ रुपए उधारी प्राप्त करेगी। ये केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है वो है 91 दिवसीय टी बिल के जरिए 1.68 लाख करोड़, 182 दिवसीय टी बिल के जरिए 1.28 लाख करोड़ और 364 दिवसीय टी बिल के जरिए 98,000 करोड़ रुपया उधार प्राप्त करना है। अब आप समझिए, टी बिल 3 प्रकार के होते हैं। एक में 51 दिन के लिए लोन लिया जाता है, एक में 182 दिन के लिए और एक में 364 दिन के लिए जो है सरकार बाजार से लोन उठाती है। और ये जो टी बिल है ये एक प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियां हैं। सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं मूलतः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए जाने वाले व्यापार योग्य वित्तीय उपकरण हैं जो ऋण के प्रति सरकार के दायित्व को स्वीकार करते हैं। अर्थात जब सरकार ऋण लेगी तो उनका दायित्व बनेगा कि उनको वो वापस करें।
ऐसे विकल्पों में निवेश करने पर आमतौर पर एक नियमित ब्याज की आय प्राप्त होती है। चूंकि ये सरकार द्वारा समर्थित होते हैं, इसलिए इनमें जो जोखिम है वो नगण्य होता है। इन प्रतिभूतियों की गणना बैंकों द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात बनाए रखने के लिए जारी की जाती है। कम जोखिम वाले उत्पादों में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों के लिए भारत में कई प्रकार के सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं उनमें निवेश का अवसर उपलब्ध रहता है, जैसे ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, दिनांकित सरकारी प्रतिभूति और राज्य विकास ऋण। इन सभी में जो आम आदमी है वो निवेश करके और सुरक्षित निवेश जो है कर सकता है और एक नियमित जो फिक्स्ड ब्याज है वो प्राप्त कर सकता है। आइए देखते हैं ये टी बिल क्या होता है, ट्रेजरी बिल होता क्या है। तो ट्रेजरी बिल जो है सरकार द्वारा अपनी अल्पकालिक उधारी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक ऋण साधन है। इन्हें सुरक्षित निवेश माना जाता है क्योंकि ये सरकार द्वारा जो है समर्थित होते हैं। ये ट्रेजरी बिल 3 प्रकार के हो सकते हैं, 91 दिन, उसका जस्ट डबल 182 दिन और उसका जस्ट डबल 364 दिन के लिए सरकार लोन जो है बाजार से उठाती है। ये जो है डिस्काउंट पे जारी किए जाते हैं और जब इनकी समय सीमा पूरी होती है तो जितना उस पर लिखा होता है वो पूरा पूरा मिल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए मैंने ट्रेजरी बिल 10,000 रुपए का खरीदा तो वो मुझे 9,800 रुपए में प्राप्त होगा और लिखा उस पर 10,000 होगा। जब 91 दिन पूरे हो जाएंगे तो मुझे 9,800 के बजाय 200 रुपए लाभ होकर के मुझे पूरा पूरा 10,000 रुपए वापस मिल जाएगा। जो लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल, पहले केवल बैंक या वित्तीय संस्थान ही इनमें पैसा लगा सकते थे, लेकिन अब जो रिटेल निवेशक हैं वो भी इनमें पैसा लगाते हैं। इसमें सरकार एक तय ब्याज देती है और मूलधन भी वापस करती है। तो मित्रों, ये जो बैंकिंग, वित्त वाला और जो इसमें एक दूसरा विदेशी व्यापार और एफडीआई, इन सब से जो दिसंबर माह के जुड़े हुए मुद्दे थे उनको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।